गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा टॉपिक चला हुआ है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें हमने फर्स्ट 8 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं +1 के। आज हम नेक्स्ट जो 4 चैप्टर हैं और फाइनल चैप्टर्स हैं +1 की बिजनेस स्टडीज़ के, उसको कवर करेंगे। और ये आपके लिए जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्लस जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो आज जो हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस 1 एंड इंटरनेशनल बिजनेस 2। सो इन 4 चैप्टर्स से के साथ आज का ये वीडियो रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले स्मॉल बिजनेस के क्वेश्चंस आते हैं। ईओयू। ईओयू की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। सो इसमें सिर्फ हमने, जैसे अगर बाई चांस हमें क्वेश्चन आता है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग, आपको एक टर्म दी होगी ईओयू और पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देन हमारे पास आता है आईएसओ। आईएसओ जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो उस पर एक मार्क लगा होता है आईएसओ। जैसे आईएसआई है वैसे ही आईएसओ। आईएसओ होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जिसके वर्ल्ड वाइड 167 नेशंस जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, और ये लंदन में 1946 में बनी थी। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखना। इसमें जो एब्रीवेशन है आईएसओ है, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ओ पहले आ जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें कुछ आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आईएसओ 9000 जो है वो क्वालिटी से संबंधित है। जब भी आप क्वालिटी की बात करेंगे आईएसओ 9000, ये आईएसओ 9000 जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, अब 15 17 18 जो भी हर साल जो नया स्टैंडर्ड आता है उसके हिसाब से इसकी काउंटिंग चलती है। बट जब भी आईएसओ 9000 लिखा होगा पहले, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। आईएसओ 27000, इट इज रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो जो भी चीजें होंगी, जैसे अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूछी जाती है, वहां आईएसओ 27000 जो है वो स्टैंडर्ड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आईएसओ 14000 ये होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से। देखिए बात आती है कि जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो एक स्मॉल स्केल यूनिट है एक स्मॉल स्केल यूनिट होती है जिसका जो कॉस्ट है, यानी कि जिसका जो कैपिटल है वो बहुत कम होता है। और एक स्मॉल स्केल यूनिट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तब बोला जाता है जब वो एटलीस्ट 50% प्रोडक्शन जो होता है, या मोर देन 50% प्रोडक्शन जो होता है उसको एक्सपोर्ट करेगा। अगर मोर देन 50% प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस स्मॉल स्केल यूनिट को कहा जाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। आगे चलते हैं एनएसआईसी। देखिए एनएसआईसी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, और ये फॉर्म हुई थी 1955 में। देन हमसे पूछा जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के अन्य नाम क्या होते हैं, जिसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री होती है, इसको रूरल या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है, जैसे हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड मैनेज बाय वीमेन एंटरप्रेन्योर हैव अ शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 51%। जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको जो ओन और मैनेज किया जाता है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाता है, और उनके पास जो कैपिटल शेयर है वुमेन के पास वो 51% से अधिक होना चाहिए, या कम से कम 51% होना चाहिए। डीआईसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डीआईसी होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। देन टैक्स हॉलीडे, इंपॉर्टेंट टर्म है। टैक्स हॉलीडे क्या होता है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर 5 to 10 ईयर्स। सो जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई भी आप उद्योग स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर आपको एग्जम्पशन मिलती है पेइंग टैक्सेस की, कि आपको 5 या 10 साल तक टैक्स पे नहीं करना होगा, तो उस चीज को हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जहां इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है लेस देन 1 करोड़ होती है। जब 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगी फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे, तो उस इंडस्ट्री को कहा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड हैज
8 सब ग्रुप्स। आपसे पूछा जाएगा कि जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसको कितने सब ग्रुप्स में बांटा गया है। सो 8 सब ग्रुप्स हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, और ये 8 सब ग्रुप्स जो है वो है हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वायर, सेरिकल्चर, खड्डी, विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स। ये 8 हमें याद होने चाहिए। देख उसके बाद आता है मेन प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है। इनकी मेन प्रॉब्लम होती है रॉ मटेरियल की अवेलेबल नहीं होता, फाइनेंस की, मैनेजरियल स्किल्स की। ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। इसके बाद आता है सिडबी, SIDBI। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ये फाइनेंस करता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल ट्रेड में कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे टेली शॉपिंग जो होती है। टेली शॉपिंग आपको पता है, फोन फोन के द्वारा शॉपिंग की बात कर रहे हैं टेली शॉपिंग में। और टेली शॉपिंग जो है वो डिसेबल्ड एंड एल्डरी पीपल के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो भी डिसेबल्ड है या एल्डरी पीपल हैं उनके लिए टेली शॉपिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ई शॉपिंग से किस प्रकार डिफरेंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो एल्डरी पीपल है दे प्रेफर कि मे भी उनको आईसाइट वीक है, नहीं देख पा रहे हैं क्या टाइप करना है, तो फोन करके वो शॉपिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं। ये एक रिटेल बिजनेस है जो यूनिवर्सल सप्लायर ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर एक रिटेल बिजनेस है जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमें मिल जाते हैं, जिसे हम अगर हम लोकेलिटी में देखें तो इसको जनरल स्टोर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आइटनरेंट ट्रेड्स। आइटनरेंट ट्रेडर्स क्या होते हैं। ये मोबाइल ट्रेडर होते हैं, यानी कि वो चलते फिरते ट्रेडर्स होते हैं। और ये लो प्राइस आर्टिकल विद नो फिक्स प्लेस ऑफ ट्रेड। यानी कि ये चलते फिरते ट्रेडर्स हैं जिनके पास जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइसेस काफी लो होते हैं, और कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता है ट्रेड का, यानी कि घूमते फिरते ये ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है एक क्वेश्चन है कि होलसेलर क्या होता है। होलसेलर होता है जो बल्क में सामान खरीदता है या बेचता है, उसको बोलते हैं होलसेलर। और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड में आप देखेंगे जो हमने येलो कर रखा है, यानी कि ये वाली जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो होलसेलर होता है वो मार्केट फ्लक्चुएशन को चेक कर सकता है, यानी कि उस पे मार्केट में फ्लक्चुएशन ला सकता है प्राइस की। कैसे। होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन दे आर लो, दे हैव लो प्राइस, एंड रिलीजिंग व्हेन प्राइस राइज। यानी कि जब भी लो प्राइस होते हैं तो वो वस्तुओं का होल्ड कर लेता है, कर सकता है, और जब उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं तब उसको मार्केट में रिलीज कर सकता है। ये करना नहीं चाहिए, काला बाजारी कहा जाता है इसको। बट ये होलसेलर जो है वो इसको कर सकता है उसके हिसाब से, यानी कि उसके जो वर्क कल्चर है उसके हिसाब से वो ये सूटेबल है यहाँ पे। देखो इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है, इसको समझना आपने। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पस टू एक्सपोर्ट। जब कोई व्यक्ति गुड्स को इंपोर्ट करता है ताकि वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये कोई इकोनॉमी है, ये किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहा है सामान, और फिर उसी सामान को किसी अन्य कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम एंट्रीपोर्ट, यानी इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस टू एक्सपोर्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, जो बायर्स और सेलर को कांटेक्ट में लेके आता है। यानी ब्रोकर क्या है, जो ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर इन कांटेक्ट। एक मध्यस्थ है जो बायर और सेलर के बीच में है। देन हमारे पास आता है कि एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल। देखिए अब इसमें क्या है, अगर ये टर्म आएगी एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल, सो या इसको प्रिंसिपल एजेंट भी बोलते हैं, या इसकी रिलेशनशिप क्या होती है, ये बेसिकली है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से संबंधित। यानी कि द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज एन अरेंजमेंट इन विच वन एंटिटी लीगली अपॉइंट्स अनदर टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। यानी कि जब किसी को लीगली अपॉइंट किया जाता है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए, यानी कि अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। और प्रिंसिपल जो है इस एजेंट को अपॉइंट करता है। मिडिल मैन क्या होता है, जस्ट लाइक ब्रोकर की तरह आप समझ सकते हैं, हु कम इन बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर टू प्रमोट ट्रेड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति
जो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच कड़ी का काम करता है, जो बिजनेस को ट्रेड को प्रमोट करे, उसे कहते हैं मिडल मैन यानी मध्यस्थ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। किसी भी एक देश के भीतर जो भी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है उसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेड। इसका ऑपोजिट होगा ग्लोबल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जब देश की बाउंड्री के बाहर व्यापार किया जाएगा। होलसेल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जब भी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड की, उसको बोल देंगे होलसेल ट्रेड्स। रिटेल सेल इज सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू द फाइनल कंज्यूमर। देखिए, रिटेल और होलसेल में क्या फर्क है? रिटेल में बाई नहीं किया जाता है, उस स्मॉल क्वांटिटी में वो सेल किया जाता है, यानी कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से वो होलसेल से सामान खरीदता है रिटेल वाला और उसको कंज्यूमर को थोड़ा थोड़ा करके बेचता है, जैसे हमारी शॉप्स होती है गांव में या मार्केट में। एवीएम, एवीएम होता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये सामने इसका फोटो दिया गया है, जिसमें आप कॉइन डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, उस हिसाब से वो आपको सामान जो है वो निकल के आ जाएगा। पहले ये मूवीज में होता था, अब ये मॉल्स में सिटीज में आ गया है। मे बी जो रूरल लोकेलिटी है उनमें भी सून ये आपको अवेलेबल होगा। एवीएम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। उसके बाद आता है एफओबी। एफओबी की फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड। देन है सीआईएफ। सीआईएफ की फुल फॉर्म है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड प्राइस। ये सिर्फ आपको याद करनी है कि किसकी क्या एक्सपेंशन है। ई एंड ओ ई। ई एंड ओ ई है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, सबको पता है आजकल जो भी आपका ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन आती है सीओडी की, कैश ऑन डिलीवरी। देखिए, उसके बाद आता है हमारे पास तीन टर्म्स हैं। पहली है पैडलर। पैडलर क्या होता है? सेलिंग डोर टू डोर बाय कीपिंग गुड्स ऑन हैंड। जब भी कोई व्यक्ति या उस तरह का सेलर है जो डोर टू डोर सेल कर रहा है और जो सामान है उसको टोकरी मैच सिर के ऊपर रख के चलता है, उसको कहते हैं पैडलर। उसी के दूसरा आता है हॉकर। हॉकर भी अगेन डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, बट जो उनकी गुड्स हैं उसको किसी एनिमल की बैक पे या फिर किसी कार्ट पे रखा होता है। कीपिंग गुड्स ऑन बैक और बैक ऑफ एन एनिमल और कार्ट, उसको कहते हैं हम हॉकर, फेरी वाला। देन एक टर्म आती है चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या होते हैं? टेम्परेरी शॉप्स होती हैं इन बिजनेस लोकेलिटी में, यानी कि कोई बिजनेस लोकेलिटी है उसमें कुछ समय के लिए किसी ने कोई सामान कोई शॉप खोल ली, उसको कहा जाता है चीप जैक्स। जैसे आप देखेंगे, जैसे अभी विंटर समर स्टार्ट होने वाली होंगी तो कई बार रेडियां लग जाती हैं या कुछ छोटी छोटी शॉप्स आ जाएंगी जिसमें जो है सामान जो है वो रखा जाता है कुछ समय के लिए। उसका जैसे ही चेंज होगा वो चेंज हो जाती है, शॉप उठ जाती है कुछ एक टाइम के बाद। देखिए, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। जैसे हमने पहले देखा, इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है उसका अर्थ होता है किसी देश की टेरिटरी के बाहर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन देख सकते हैं आप। डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली मोर इन डोमेस्टिक बिजनेस। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं लाइक लेबर एंड कैपिटल, उनकी मोबिलिटी किस बिजनेस में ज़्यादा होती है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में? सो लेबर और कैपिटल की जो मोबिलिटी है वो डोमेस्टिक बिजनेस में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, अब उसके बाद है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, वो कितने टाइप की होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दो टाइप से आती है। एक आती है डायरेक्ट, जिसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉरेनर्स के द्वारा। तो दो प्रकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। उसका देखिए कई बार पूछा जाएगा कि शिपिंग बिल्स क्या होता है। तो शिपिंग बिल्स जो है वो एक एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है। सो शिपिंग बिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपोर्टर एंड इंक्लूड कार्गो डिटेल्स। तो उसमें बेसिकली शिपिंग बिल में क्या होता है, एक्सपोर्टर कार्गो की डिटेल भेजता है कि ये किस कार्गो में जा रहा है सामान। कार्गो की बात कर रहे हैं यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है सामान। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पेमेंट्स फ्रॉम एन इम्पोर्टर। अब जो सामान जिसको कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो इम्पोर्टर है वो पैसे कैसे देगा? तो जो इम्पोर्टर है वो तीन प्रकार से पेमेंट करता है। पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, या लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, या फॉरेन ड्राफ्ट देता है। ये तीन टर्म याद रखनी, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन ड्राफ्ट। और ये बिल ऑफ फॉर्मेट का एक फॉर्मेट है कि उसमें दिया गया था कि जस्ट लाइक एक बिल है जिसमें आपको
कितने डॉलर की पेमेंट हुई, और ये सारा कुछ इसमें डिटेल दी जाती है। 3 चीज़ें याद रखनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन ड्राफ्ट। ये 3 तरीके हैं जिससे एक इम्पोर्टर जो है वो पेमेंट करता है एक्सपोर्टर को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। जो भी इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक चाहिए बिल ऑफ लैडिंग, BL या BOL बोलते हैं। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कैरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी इशू करती है शिपर। बिल ऑफ लैडिंग क्या है? इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर टू अ शिपर that details the type, quantity and destination of goods being carried. So bill of lading basically एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कैरियर कंपनी यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो शिपर को इशू करती है, डिटेल भेजती है कि ये कितनी क्वांटिटी है, कहाँ पहुंचाना है ये सामान, वो डिटेल है बिल ऑफ लैडिंग में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसमें सर्टिफाई होता है कि ये जो गुड है ये कहाँ बनी है, किसने बनाई है, और किस कंट्री में ये पर्टिकुलरली किस कंट्री से रिलेटेड है, यानी कि उस जो गुड है जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके ओरिजिन की डिटेल जो है उसको कहते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो किसी व्यक्ति का ओरिजिन नहीं है, जो सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसी के बारे में डिटेल कर रहे हैं। देन एक तीसरी टर्म आती है शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस क्या होती है या शिपमेंट एडवाइस क्या होती है? A notice sent to the local or foreign buyer advising that shipment has gone forward and containing detail of packing, routing, etc. तो बेसिकली शिपमेंट एडवाइस क्या है कि जब जिस जो एक्सपोर्टर है उसने सामान भेज दिया, बिल ऑफ लैडिंग, ओरिजिन ऑफ कंट्री, सारे सर्टिफिकेट जो है वो प्रोसेस हो गए और जो सामान है वो कार्गो में लोड हो गया, तो उस चीज़ की जो डिटेल है वो शिपमेंट एडवाइस भेजी जाती है बायर को कि भाई ये आपका सामान है। जिस प्रकार आप कभी भी जैसे आप इनलैंड में भी अगर रजिस्ट्री वगैरह करते हैं स्पीड पोस्ट स्टेशन, तो आपको मैसेज आ जाता है कि ये मैसेज नंबर है और उसकी डिटेल आ जाती है। वही सेम यहाँ पे शिपमेंट एडवाइस है। देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्टर लाइसेंस। अगर कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी है। सबसे पहले है IEC नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, देन बैंक अकाउंट नंबर। 3 चीजें हैं जो एक्सपोर्टर लाइसेंस के लिए चाहिए। देन हमारे पास आता है WTO। WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WTO जो है वो फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक बिगेस्ट रिफॉर्म माना जाता है। इससे पहले जो था एक गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। थोड़ा आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। गैट बेसिकली एक एग्रीमेंट था इंटरनेशनल ट्रेड का, लेकिन ये जो WTO है एक ये फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि उसका विस्तृत रूप है और अच्छी तरह से मैनेज्ड संस्था बन गई है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन से हैं, जो कौन कंट्रीज है जिनके साथ भारत बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। 3 कंट्रीज जो टॉप पे आती हैं, USA, UK एंड जर्मनी। ये हैं बेसिकली। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अगर कोई लेटेस्ट चेंज हुआ तो उसमें भी दिख सकता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मेट रिसीट। मेट रिसीट क्या होती है? रिसीट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप। ये एक रिसीट है जो कमांडिंग ऑफिसर इशू करता है शिप का व्हेन कार्गो इज लोडेड। जब शिप पे एक कार्गो लोड हो जाता है तो उसकी रिसीट जो है कमांडिंग ऑफिसर देता है, उसको बोलते हैं मेट रिसीट, कि हमने ये रिसीव कर लिया, लोड हो गया ये, वो है मेट रिसीट। देन देखिए इसके बाद हमारे पास आता है द ट्रिप्स, TRIPS। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है जैसे कोई इनोवेशन है, कोई डिजाइन है, सॉर्ट ऑफ पेटेंट की तरह आप उसको मान के चल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसमें क्या है कि ट्रिप्स क्या है? एग्रीमेंट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट विच अलाउज मेंबर्स टू प्रोवाइड मोर एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इफ दे सो विश। ट्रिप्स बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें अगर कोई मेंबर
और अधिक प्रोटेक्शन चाहता है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए है ट्रिप्स। फुल फॉर्म याद रखनी है, उतना इनफ है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, द ट्रिप्स। देन हमारे पास आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था पेमेंट के से रिलेटेड की इंपोर्टर किस तरह से पेमेंट कर सकता है, उसमें एक टर्म थी लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है अ गारंटी ऑफ द बैंक टू ऑनर ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन इट टू एक्सपोर्टर। सो ये एक तरह की गारंटी होती है जो बैंक इशू करता है, ताकि एक्सपोर्टर को पेमेंट जो है वो बैंक की तरफ से मिल जाएगी, इसी को कहेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। एसएमई, एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। एमएनसी, एमएनसी की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज। देन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे इनोवेशन या डिजाइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करें गैट की, जैसे पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। गैट का फुल फॉर्म है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। और ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1995 स्टार्टिंग में या 94 में उसका एंड हो गया, क्योंकि 1 जनवरी 1995 से जो है हमारा डब्ल्यूटीओ वर्क करने लग गया। तो गैट बेसिकली एक एग्रीमेंट था, जबकि डब्ल्यूटीओ जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए इसमें एक और चीज है आपकी, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्लान्स हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी एंड प्लान्स जो हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं ग्लोबल मार्केटिंग के। जब भी कोई फर्म है जो ग्लोबली मार्केट कर रही है, ग्लोबली बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है, सो मार्केटिंग एक्टिविटी और प्लान को वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, लेजिस्लेशन है, सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस हैं, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, यानी कि वो बाह्य फैक्टर है, जबकि मार्केटिंग एक्टिविटी और प्लान जो वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। देखिए इसके बाद अगर टफ एग्जाम आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो गिवन दी थी डेविड रिकार्डो ने। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। और इसमें बेसिकली क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सिमिलर कमोडिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कंपैरेटिव कॉस्ट में दो कंट्रीज में कंपेयर किया गया है कि किसी कमोडिटी को बनाने के लिए, यानी सेम कमोडिटी को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको कहा जाता है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। यानी कि सेम कमोडिटी है, मान लो कोई एक लैपटॉप है, उसको जर्मनी में बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है और उसको अमेरिका में बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, उन दोनों का जो कंपैरिजन करते हैं हम, उसको कहा जाता है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। और ये गिवन दी थी डेविड रिकार्डो ने। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म आते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मोर इंटीग्रेटेड एंड मोर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, यानी कि मोर इंटीग्रेटेड, सब कोई इंटीग्रेट है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, इसको कहा जाएगा ग्लोबलाइजेशन। यानी कि देशों की बात करें, डिफरेंट इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में जैसे आपने पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, कैपिटलिस्टिक है, कम्युनिस्टिक है एंड मिक्स्ड है, जिसको आप पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जाना जाता है, कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। इनकी एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं, ऐसे तो उसका कंप्लीट नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, और ये बुक आई थी 1776 में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, आपसे क्या पूछा जाएगा कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। सो इस थ्योरी में बेसिकली क्या था कि कोई भी दो देश जो है वो तभी आपस में व्यापार करते हैं जब हर किसी यानी दोनों कंट्री जो है उनको उन चीजों में प्रॉफिट मिले, एडवांटेज मिले जिनकी वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो दोनों का विन विन सिचुएशन होगी, यानी कि दोनों को फायदा होगा, तभी वो बिजनेस करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी में। और देखिए जब भी एडम स्मिथ की बात आएगी तो उसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, और जो इनका एक सिद्धांत था लेसिस अफेयर का। लेसिस अफेयर का सिद्धांत वो भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को पता होगा ये। लेसिस अफेयर का जो सिद्धांत है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको कम से कम
पार्टिसिपेट करना चाहिए इकोनॉमी में, यानी कि मार्केट को इकोनॉमी कंट्रोल कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट्स को मिनिमम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए अब पूछा जाएगा कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कब से कब तक था। सो 1870 में फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते ही फिनिश हो गया, यानी 1870 से 1914 आप बोल सकते हैं। अब देखिए एक और टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, और इसमें करंटली जो है 190 मेंबर्स हैं। एंडोरा जो है वो 2020 में इसमें शामिल होने वाला 190 मेंबर बना था। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अब ये जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसका असली नाम है आईबीआरडी। आईबीआरडी यानी कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से आप समझ गए कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए जो विध्वंस हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने और उसको रीडेवलप करने के लिए बनाया गया था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसके 5 मेंबर्स हैं, जिनमें फर्स्ट मेंबर है आईबीआरडी द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन है आईडीए द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा एमआईजीए द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, आईसीएसआईडी द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो अलग से है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है वर्ल्ड बैंक के बारे में। कुछ और एब्रीवेशन है हमारे पास, जैसे हमारे पास है एफ टी जेड। एफ टी जेड होता है फ्री ट्रेड जोन, जैसे कांदला बंदरगाह जो है गुजरात में, वो फ्री ट्रेड जोन है। फिर आते हैं एस सी जी, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एस ई जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, जैसे गुड़गांव में देखा होगा आपने, गुड़गांव में एस सी जी है, या अभी आईटी सेक्टर चंडीगढ़ में भी एस सी जी बने हैं। सो ये जो है बिजनेस के लिए कुछ रियायतों पे कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि जगह दी गई है, चिन्हित की गई है, जहाँ पे कॉरपोरेट्स को कुछ सस्ती दरों पे रियायतें मिलती होंगी, इसलिए वहाँ पे सारे एक ही जगह कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। इसी तरह है ईपीजी, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। उसके बाद है ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और जिसका एक एग्जांपल है कोचीन। आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और क्लैरिटी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और आप इस वीडियो को जो है सुने, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और अच्छे वीडियोस बना सकें। धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।